चंद्र बुध की जो अंतरदशा है, बुध इनका नवम से कनेक्टेड है। नवम भाव दसम का द्वादश भाव होता है, तो द्वादश भाव दसम भाव का व्यय कर दे रहा है, यानी सत्ता में लगातार इनकी कमजोरी हानि 2026 तक होनी ही है। 2026 तक लगातार कमजोरी होनी ही है। गुलाम नबी आजाद ने कह दिया कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं, अपनी पार्टी को कह दिया आप लोगों को जो समझ में आता करें। तो गुलाम नबी आजाद इनका मोहरा था, वो पिट गया, खत्म हो गया। तो कश्मीर में भी हालात इनके पक्ष में बहुत ज्यादा है नहीं, और हरियाणा तो आप बिना किसी गणना के समझ लीजिए कि बीजेपी वहां 20 सीटें ले आएंगी तो बहुत हो जाएगी। मतलब एक अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, 20 सीटें। अगर कितनी सीटें हैं हरियाणा में? 88, 90 सीटें। 90 में 20 सीटें आ गई। कश्मीर में 90, हरियाणा में 90 और महाराष्ट्र में 288। महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा, 288। तो ये तीनों राज्यों में कोई अच्छा फल नहीं आने वाला है फिलहाल। कोई भी उपचुनाव हो और किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव हो, 2026 तक भाजपा के लिए पक्ष में निर्णय या भाजपा के पक्ष में फलादेश आना मुश्किल है। इनकी स्थिति अभी बिगड़ रही है और अभी बिगड़ती रहेगी, क्योंकि देखिए जैसा बीज डाला है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए वाली स्थिति है। ऐसी महाराष्ट्र में जब उद्धव जी सीएम थे, ये शांति से बैठे रहते थे, अगला विधानसभा चुनाव आराम से जीतते, क्योंकि हमेशा एंटी इनकम्बेंसी जीतने में सहायक होती है। लेकिन पता नहीं इनकी नीतियां, इन लोगों ने पता नहीं किस तरह की नीति बनाई या सोची कि हमने जो भी सरकार बनी है उसको डीस्टेबलाइज कर देना है, हमने जबरदस्ती उसको छीनना है। बंगाल में भी ये कोशिश हुई जो कामयाब नहीं हुई, महाराष्ट्र में हुई, और कहां लोकसभा में 10 की 10 सीटें आई थी हरियाणा में पिछली बार, इस बार लोकसभा में 5 आ गई। तो वहां तो गॉन केस पहले ही है, जाट बिल्कुल खिलाफ है वहां पर। महाराष्ट्र में मराठा प्राइड इनके खिलाफ है। उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, आप निश्चिंत रहे। उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है आपके हिसाब से? बहुत स्ट्रांग है, अगले 20 सालों तक। अगले 20 सालों तक? तो श्रीकांत शिंदे क्या करेंगे फिर? उनका नाम श्रीकांत शिंदे मुझे नहीं, शिंदे है उनका नाम। हाँ, क्या करेंगे वो? घर के आदमी घर आ जाएंगे, और क्या? घर के आदमी घर आ जाएंगे या राजनीति खत्म होगी, दोनों में कुछ एक होगा। तो उनका मतलब क्या कहते हैं कि सॉरी, उनका नाम एकनाथ शिंदे है। श्रीकांत शिंदे उनके बेटे एकनाथ शिंदे हैं, उनके बेटे का नाम श्रीकांत शिंदे है। चलिए कोई बात नहीं, एक ही बात है, कल्याण और थाने की सीट है, तो थोड़ा सा नाम में मिस्टेक हुई है, हमसे भी क्षमा चाहते हैं दर्शकों। तो फिर इनका भविष्य क्या ठहरा? अजीत पवार का भविष्य क्या ठहरा? ये जो छोड़ के जो जिनको यहाँ पर महाराष्ट्र में कहा जाता है कि ये लड़ाई है गद्दी और गद्दारी की, तो वो कहते हैं कि ये जो ग्रुप छोड़ के गया है शरद पवार को और जो ग्रुप उद्धव को छोड़ के गया, ये गद्दार हैं, ये मराठा साम्राज्य के गद्दार हैं। तो इन गद्दारों को आगे नहीं लेके आना है। तो लोकसभा में काफी इनको चोट दी है और शायद विधानसभा में और चोट दी जाएगी, क्योंकि प्राइड की बात आती है एक्चुअली। तो इनका भविष्य क्या होगा फिर? एकनाथ शिंदे और ये अजीत पवार क्या करेंगे फिर? तो वापिस तो इनको लेने वाले हैं नहीं ये लोग, मुझे लगता तो नहीं वापिस आएंगे। और मैं बुरा शब्द कहना नहीं चाहता, अजीत पवार की तो हालत ये है कि ना घर का ना घाट का। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा मैं। तो उनकी तो ना इधर की बात है ना उधर की बात है। और 288 सीटों में से जो लोकसभा में जो उनकी लीड्स थी, उनको एक सीट लोकसभा की मिली है। 48 सीटों में से जो उनकी विधानसभा की लीड थी, सिर्फ 6 सीट की लीड है सर। टोटल 6 सीट 288 में से। तो ये तो हैसियत पता लग गई। वो देखिए क्या कहते हैं, जो साहिब तो एक ही है ना महाराष्ट्र में, हाँ, जो शरद पवार है। देखिए अजीत पवार या एकनाथ शिंदे अगले 2-5 सालों के लिए राजनीतिक बियाबान में चले जाएंगे इस महाराष्ट्र चुनाव के बाद, ऐसा ही लग रहा है। बाकी कहीं पैबंद बने, कहीं जरूरत पड़ गई, कुछ सीटें आ गई, कहीं बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा, किसी के समर्थन की जरूरत कहीं पड़ गई तो अलग बात है। लेकिन मुझे लग रहा है बिल्कुल क्लियर कट महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी सीएम बनने जा रहे हैं। तीनों राज्य के निर्णय और फल भाजपा के खिलाफ जाने वाले हैं।
भाजपा को मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, भाजपा को अब अपने गिरेबान में झांक कर अपने निर्णयों को सोच के लेना शुरू करना पड़ेगा। लोग इतने भी अनजान नहीं है कि वो कुछ समझते नहीं है कि क्या हो रहा है। सत्ता के दम पे, ताकत के दम पे हर चीज का निर्णय ले लिया और फिर उसको लागू करना ही है। स्थितियां देख के निर्णय नहीं लिए, निर्णय ले लिया फिर उसको जस जेन तेन प्रकारेण इन्होंने लागू करवाया। ओके, ठीक है। कोई लास्ट टिप्पणी आप दर्शकों के लिए करना चाहें, कोई ऐसा कुछ एडवाइस, कोई सजेशन आप देना चाहें? अंतिम टिप्पणी सर आज मेरी यही है कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, हमें इतना प्यार देते हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद है। और व्यक्तिगत तौर पे मेरी गुजारिश है कि मेरी बातों को, मेरे असेसमेंट को आप न्यूट्रल तौर पे लिया कीजिए। ज्योतिषीय तौर पे मैं जो भी फलादेश करता हूँ, मैं कुंडली के अनुसार करता हूँ। कभी बीजेपी की कुंडली अच्छी अगर हो गई तो मैं इसी चैनल में बोहरा सर के सामने बैठकर मैं बीजेपी के अच्छे समय की भविष्यवाणी भी करूंगा। चूंकि इस वक्त अच्छी नहीं है इसलिए मैं मजबूर हूं। कुछ उनके समर्थकों को बुरा लगता होगा लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो वही बंदा हूं 2019 में मोदी जी की जीत की भविष्यवाणी 6 महीने पहले कर दी थी कि वो जीत रहे हैं। जब किसी ने नहीं कहा था, मैंने कहा था कि वो जीत रहे हैं, दूसरी बार प्रधानमंत्री वो बन रहे हैं, वो खुद चाहेंगे तो खुद को नहीं हरा पाएंगे, ऐसी स्थिति है। तो मैंने कुंडली देखी थी, अच्छी दिखी थी, अच्छी कही थी मैंने। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और वैसे भी ये गणपति के दिन हैं और महाराष्ट्र में खास तौर से गणपति का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। तो सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बधाई। और ये जो 10 दिन है, खास तौर से जब तक विसर्जन नहीं होता अनंत चतुर्दशी के दिन, उसके बाद फिर श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है महाराष्ट्र के अंदर खास तौर से। अब तो महाराष्ट्र से निकल के पूरे भारत में फैल चुका है, विदेशों तक फैल चुका है, जहाँ लोग अपने घरों में गणपति जी की मूर्ति रखते हैं, उसको बिठाते हैं, उनको फिर पूजा पाठ करते हैं, विसर्जन करते हैं। तो ये प्रथा अब काफी एक्सपेंड हो गई, पूरे भारत के अंदर फैल चुकी है। और आज काफी हमारे यहाँ भी गणपति पूजन बंगाल में भी होने लगा है बहुत जगह। जी, पूरे भारत के विदेशों तक पहुंच गया है। तो ये गणपति को स्थापित करना, उनकी पूजा करना और फिर विसर्जन करना, ये अब पूरी दुनिया में फैलता चला जा रहा है। पूरे भारत के अंदर ये लोगों की श्रद्धा गणपति भगवान के प्रति बढ़ती जा रही है। तो हम बस यही कामना करेंगे गणपति भगवान से कि ईश्वर से कि आप सबको अपना आशीर्वाद दीजिए और आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें और आप आगे बढ़ने की समृद्धि के अवसर हैं। और जिनको सिद्धांत सहगल जी का कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे हम उनका नंबर देते हैं, मोबाइल नंबर, तो वो दिया हुआ, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनल कंसल्टेशन है, लेकिन ध्यान रखिएगा डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, एक मैसेज कर दीजिएगा पहले, और फिर जैसे ही वो आपको मैसेज करेंगे तब आप सहूलियत के वक्त पे आप उससे बात कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों हम आपसे आगे लेंगे और आपका दिन शुभ हो, ये हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सिद्धांत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, नमस्कार।